नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार। आज हमारे और आपके बीच जो बातचीत होने वाली है, ये बातचीत निश्चित तौर से आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगी। और मैं तो जब से इस समाचार को या इस न्यूज़ को मैंने सुना है, तब से मैं भी सोच रहा हूँ। मैं भी अपने आप को इस चीज़ के लिए जिम्मेवार मानता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं भी इस समाज में रहता हूँ। तो वो हर नागरिक जो इस समाज में है, जिसका जीवन सफलतापूर्वक चल रहा हो भी और जिसका नहीं चल रहा हो भी, इन सबको इस बातों पर मंथन करना ही होगा। क्योंकि अगर आपका सफल आज चल रहा है तो हो सकता है कल कुछ गड़बड़ हो जाए, या अगर आपका सफल नहीं चल रहा है तो इनको देख के कुछ सीखने की आवश्यकता है। आपके पीछे जो ये फोटो लगा हुआ है, यह आदमी सुभाष है। यानी इन्होंने एक पूरा नोट लिखा है। मैंने भी अपने हाथ में एक नोट लिखा है, क्योंकि मुझे 24 पन्ने का इनका सुसाइड नोट जो था वो याद तो नहीं हो पाएगा। तो मैंने भी कुछ बातों को लिख के अपने पास रख लिया है इनके बारे में। इनका पूरा नाम अतुल सुभाष है। मूल रूप से बिहार के निवासी हैं। बेंगलुरु में जॉब करते थे। ऐसा क्या होता है कि 9 दिसंबर की रात को ये अपने आप को इस दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा कह देते हैं। आप सोचिए कि थोड़ी भी खरोच हमारे शरीर में आती है, थोड़ा भी चोट लगता है तो अपने हाथों कैसे पटकने लगते हैं। थोड़ा भी हाथ अगर हमारा जलता है तो हम अपने हाथों को पटकने लगते हैं, उस पर जाते हैं, फिर क्रीम लगाते हैं, कुछ दवा खाते हैं ताकि जल्दी से जल्दी हम ठीक हो जाएं। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी किसी इंसान के पास आती होगी जो इंसान अपने शरीर पर, यानी छोटी सी जलन से तकलीफ होने वाला इंसान पूरे शरीर को पेट्रोल से जला लेता है। ऐसी कौन सी तकलीफ उसके अंदर आती होगी कि एक ऐसा इंसान जिसको चोट से तकलीफ होती थी, उसने अपने पूरे शरीर को चोट में बदल दिया, फांसी के फंदे से लपट गया या दवा खा लिया, यानी उसने सुसाइड कर लिया। इसका मतलब है कि जब ये इंसान उस काम को करता होगा तो उसका अपना खुद का सेंस बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होता होगा। यानी वह बिल्कुल एक सोच लेता होगा कि मैं जीवन में कुछ हूँ ही नहीं, मेरा दिमाग बिल्कुल शून्य पड़ गया है, मैं कुछ नहीं हूँ। लेकिन इस इंसान ने, मेरे ख्याल से, कि ऐसा सुसाइड पहले भी हुआ था, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, तो पहली बार सुसाइड नहीं हुआ, सुसाइड पहले भी होते रहे हैं। लेकिन ये जो सुसाइड है, ये सुसाइड आपके और अंदर या मेरे अंदर हिला देने वाला सुसाइड है। एक बंदा 24 पेज का एक नोट लिखता है, यानी सुसाइड नोट लिखता है। उसके बाद 1.5 घंटे की वीडियो शूट करता है, अपनी सारी कहानियों को बताता है। आपने कभी सोचा है किसने ऐसा क्यों किया? अगर इसे जाना था तो ऐसे ही चला जाता, जैसे बॉलीवुड के एक्टर सुशांत सिंह राजपूत चले गए थे। वो भी चले गए थे, कहाँ उन्होंने ऐसा कुछ किया था? ना ही उन्होंने वीडियो बनाई थी। उनके जाने के बाद बहुत सारी बातें हुई कि इनके चलते चले गए, उनके चलते चले गए, बॉलीवुड के ऊपर भी आरोप लगा, बहुत सारे लोगों के बीच आरोप लगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। लेकिन इस बंदे ने अपने पूरे पिटारे को 24 पन्ने में खोल दिया है। 1.5 घंटे की वीडियो में इसने सारा कुछ बता दिया। इसने ये भी कहा है कि मेरी पत्नी इसमें दोषी है, जज दोषी है, उनके अंकल दोषी हैं, उनका भाई दोषी है, मेरी सासू माँ दोषी है, सबको उसने कह दिया। यानी इसने हर कुछ बता दिया है जो इसके साथ घटनाएं घटी थी। अब सवाल है कि सर, अगर कोई मेरा वीडियो देख रहा है जो मुझे पर्सनली जानता है कि मैं टीचर हूँ, एक रीजनिंग पढ़ाता हूँ, रीजनिंग का शिक्षक हूँ, आपको क्या जरूरत है इस वीडियो बनाने की? आपको कौन सी जरूरत पड़ेगी इस वीडियो को बनाने की? आप पढ़ाने वाले टीचर है, पढ़ाइए ना। आपको क्या जरूरत है इस वीडियो बनाने की? भैया, सबसे पहले तो हम इंसान हैं, हम पहले इंसान हैं, हम पहले मानव हैं, फिर टीचर हैं। हमारी पहचान पहले इंसान के रूप में है, फिर शिक्षक के रूप में। ये हमारा दायित्व है, हमारा ये फर्ज है कि हम इस चीज को आपको दिखाएं, आपसे रूबरू कराएं। तो सबसे पहले तो मैंने ये वीडियो बनाया क्यों है, इसका रीजन बता देता हूँ, ताकि जो स्टूडेंट हैं, जो रीजनिंग पढ़ने वाले हैं, या जो ऐसे स्टूडेंट जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें ये महसूस ना हो कि इस वीडियो को बनाया क्यों गया है। इसके पीछे एक लॉजिक है, इस वीडियो को मैंने क्यों बनाया उसके पीछे एक लॉजिक है। हम लोग वेन डायग्राम पढ़ाते हैं, फिर मैं आता हूँ मेन मुद्दे पर। मैं रीजनिंग के मुद्दे पर चलता हूँ। रीजनिंग के टीचर होने के नाते इसको मैंने एक क्वेश्चन से जोड़ा हुआ है। क्या जोड़ा हुआ है, क्यों जोड़ा हुआ है, समझिए। एक टॉपिक हम पढ़ाते हैं, जो रीजनिंग के शिक्षक इसको देख भी रहे होंगे, उन्हें भी समझ आ जाएगा। एक रीजनिंग का टॉपिक होता है जिसका नाम है वेन डायग्राम, जिसका नाम है वेन डायग्राम, वेन डायग्राम, वेन आरेख, जिसमें एक क्वेश्चन था जिसमें लिखा था चोर, अपराधी और जज। क्लियर है जी? तो देखो, एक बच्चे को मैंने कहा कि बाबू इसका वेन डायग्राम बनाओ और मुझे दिखाओ कि इसका वेन डायग्राम रियल में कैसे होगा। एक बच्चे ने बड़ी सुंदर फिगर बनाया, उसने ऐसे बनाया इस फिगर, यानी यहां उसने लिखा चोर, यहां इसने लिखा अपराधी और यहां इसने लिखा जज।
लेकिन जो बच्चा इस वीडियो को बनाया था, मैं वादा करता हूं कि आज के बाद उसके सारे डाउट जो होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। उस बच्चे के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक चीज चल रही थी कि चोर जो होता है अपराधी होता है। दुनिया के सारे चोर अपराधी तो होते हैं, ऐसा थोड़े कि कुछ चोर अपराधी और कुछ चोर अपराधी नहीं होंगे। उसने वेन डायग्राम को दिखाया कि दुनिया के सारे चोर क्या हैं, अपराधी हैं। और जज साहब मेरे साफ सुथरे हैं, इन पे कोई ब्लेम नहीं है, ये बहुत ही अच्छे इंसान होते होंगे उनकी सोच के अनुसार। क्लियर है जी। जैसे पहले आप छोटे थे तो आपको बताया जाता था कि जो आदमी आपका कोट पैंट पहना हो, चश्मा लगाया हो, थोड़ा स्मार्ट दिख रहा हो, उसको जेंटलमैन कहा जाता है। लेकिन एक बार मैं कुमार विश्वास की बातों को सुन रहा था, सॉरी कुमार विश्वास कह रहा हूँ, मनीष सिसोदिया की बातों को सुन रहा था। उन्होंने कहा था कि हमारे दिमाग में भरा हुआ था कि जेंटलमैन उसे कहते हैं जो पैंट शर्ट चश्मा लगा के रहता है, लेकिन आपका भ्रम है। जेंटलमैन उसको नहीं कहते, जेंटलमैन उसको कहा जाता है जो आपका हर चीज की जानकारी रखता हो, प्रखर वक्ता हो, यानी हर चीज को बखूबी आपके सामने पेश करता हो, उसको जेंटलमैन कहा जाता है। कपड़े पहनने से कोई जेंटलमैन नहीं होता। तो अगर आपके दिमाग में बसा हुआ है कि जज साहब बिल्कुल साफ सुथरे इंसान हैं, तो भैया ये कहानी जो आप सुनेंगे ना, फिर जज साहब का वेन डायग्राम बदल जाएगा और ये वेन डायग्राम चेंज होकर ऐसे आ जाएगा। ध्यान रखना, जो मैंने बच्चों को क्लास में बताया भी था, ये देखो तो आपका जो वेन डायग्राम सही होगा, ये सही होगा। अब आप पूछेंगे सर इस कहानी को इस कहानी से क्या जोड़ रहे हैं आप, क्या बातें कर रहे हैं आप? भैया सारा कुछ का जवाब यही मिलने वाला है। अतुल ने कहा है, सुभाष ने कहा है कि भैया हमारे जज साहब जो थे उन्होंने कहा कि एक काम करो 5 लाख रुपया हमें दे दो, आपका केस हम रफा दफा कर देते हैं। तो भैया अगर जज साहब 5 लाख रुपया लेके केस को रफा दफा करने वाले हैं, गलत काम करने वाले हैं, तो किस पक्ष में जाएंगे? क्या वो अपराधी के पक्ष में नहीं जाएंगे? क्या वो चोरी करने वाले नहीं है? यानी उन्होंने अपने साथ, अपने सिस्टम के साथ, अपने साथ क्या चोरी नहीं की? अगर उन्होंने चोरी की तो क्या वो अपराधी नहीं हुए? तो भैया जज भी तो अपराधी हो सकता है, जज भी तो चोर हो सकता है। आप ऐसे क्यों दिमाग में बसा लिए कि जज होगा तो अच्छा इंसान ही होगा? नहीं। मैं चलता हूँ मेन मुद्दे पर। ये मैंने बता दिया। इसी क्वेश्चन को जब मेरे दिमाग में आया था तो मैंने सोचा कि मैं इससे वीडियो बना के दिखाता हूँ कि रियल में होता क्या है। तो एक क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। अब आते हैं अपने भाई अतुल सुभाष पर। अतुल सुभाष की शादी होती है 2019 में। यानी जितनी बातें मैं कह रहा हूँ ये मैंने कहीं से पेपर से नहीं पढ़ा है, उनका सुसाइड नोट था, उनका वीडियो मैंने हर कुछ देखा हुआ है ना। उन्होंने जो 24 पेज का सुसाइड नोट लिखा, हर चीज को उसने लिखा है बड़ी बखूबी से, हर सिस्टम में। यानी जब वो ऐसे सुसाइड करने जा रहा तो ऐसा लग रहा है कि मतलब दरवाजे खोल देता है, खिड़की खोल देता है, ओम नमः शिवाय का जप करता है। इसका मतलब उसको शायद भगवान से सीधे कनेक्शन है। गेट खोल देता है ताकि मैं मरूं तो मेरी आत्मा बंद ना हो, निकल जाए। इस तरह की बातें उनके सुसाइड नोट में लिखी गई। 2019 में उनकी शादी होती है और जिस जिस बातों को उन्होंने कहा है मैं उन्हीं बात कर रहा हूँ। 2020 में उनको एक बेटा होता है। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा है कि जब मेरी शादी हो गई तो मैं तो जॉब में था ही, मेरी पत्नी भी जॉब में थी, अच्छी खासी नौकरी उसकी भी थी, अच्छी खासी नौकरी मेरी भी थी। ये तो महिंद्रा में काम करते थे। जब इनकी शादी हो जाती है 20 में एक लड़का होता है और इन्होंने सुसाइड नोट में लिखा है कि जब भी कोई फंक्शन हमारे घर में पड़ता था तो हमारी बीवी जो कहती थी कि मुझे 6 साड़ी और 1 सोना का सेट। इनके अनुसार, मैं कुछ नहीं जानता, इनके कथित अनुसार मैं बातों को कह रहा हूँ। यानी 6 साड़ी और 1 सोना का सेट उनका डिमांड था कि हर फंक्शन में कुछ भी पड़ता हो तो मैं देता था। भैया उनका डिमांड था, पति होने के नाते इनका फर्ज था, ये पूरा करते थे। कुछ पैसे इन्होंने अपने साले को भी दिया था बिजनेस करने के लिए। बताया जाता है कि 15-20 लाख रुपए इन्होंने दिया था हेल्प करना। अब ये बार बार पैसे देने का चलन था, चालू हो गया था। भैया तो इसकी भी तो लिमिट होगी, ये भी तो लिमिटेड पैसा कमाता होगा ना। बहुत बड़ा व्यवसायी थोड़े था कि करोड़ों में इसका भी काम चल रहा होगा। एक नौकरी करता था, नौकरी पैसा के सैलरी के अनुसार काम होता है। अब बाद में इन्होंने क्या किया, पैसा देना बंद कर दिया ससुराल। जब ये पैसा देना बंद करते हैं तो बीवी इनसे झगड़ा करती है किसी कारण से और अपने बेटे को लेकर निकल जाती है। जब बेटा इनका चला जाता है, अब बात आती है तलाक की। तो जब बात तलाक पर आती है कि तलाक हो जाए, जब रहने आना है तो तलाक ले लो भाई, अकेले रहो, फिर उन पे केस करती है। 9 केस इनके ऊपर डाले जाते हैं, इनके ऊपर, इनके माँ बाप के ऊपर 9 केस डाले जाते हैं। और देखो केस कहाँ से किया जाता है, तो केस किया जाता है भैया यूपी जौनपुर में, जहां वो खुद नहीं रहती थी, लेकिन केस उसने वहां से करवाया। अब हुआ नौकरी करके और तारीखों पर बैंगलोर से जौनपुर आना, क्या इतना आसान है? इनके कहने के अनुसार, इनका जो सुसाइड नोट है उनके अनुसार, ये आपको डाटा में बता देता हूं कि 2 साल में 120 बार तारीख पड़ी है इनकी। यानी इन्होंने जो डिटेल दिया है उस डिटेल में इन्होंने बताया है कि 2 साल में 120 बार तारीख पड़ी थी मेरी। यानी अगर एवरेज आप जोड़ा जाए तो हर महीने 5 बार, 12 25 60, 12 25 60।
क्या इतना आसान है किसी के लिए बैंगलोर में नौकरी करके जौनपुर आके और फिर आपका सारा का सारा आपका तारीख अटेंड करना? लेकिन इस बंदे ने किया। इन्होंने कोशिश भी की, इन्होंने लिखा है कि मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी चाही कि मेरा डेट यहीं से हो जाए, लेकिन वो अटकी रही, प्रोसेस में नहीं आया। परेशान होके मैं जब जाता था तो वहाँ अपील भी करता था कि जज साहब से, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं थी। एक बार ऐसा हुआ कि मैंने जज साहब से कहा भी, इनके अनुसार जज साहब ने कहा भी कि अगर इस तरीके से चल रहा होगा तो मैं कैसे होगा। यानी उनके कहने का मतलब था, डिटेल में दिखा रहा हूँ, कोर्ट में कहा इन्होंने कि एनसीआरबी के डेटा के अनुसार फर्जी दहेज के मामले जो हैं बढ़ते जा रहे हैं और इसमें बहुत लोग सुसाइड कर लिए हैं। जब इस बात को सुभाष ने कहा तो उनकी पत्नी और उनकी सास वहीं थी, उन्होंने कहा तुम कर क्यों नहीं लेते? क्या एक मतलब झगड़ा झंझट किस पति पत्नी में नहीं होता? हमारी भी शादी 2019 की है जब सुभाष ने शादी किया था। आज 2024 में मैं ठीक हूँ, मेरा परिवार ठीक चल रहा है। सुभाष के साथ ऐसा क्या होता है कि सुभाष 19 में शादी करके 24 में दुनिया छोड़ देता है? एक पत्नी के मुंह से अगर ऐसी बातें निकलती हैं तो क्या ये सूट करता है? क्या सास के मुंह से अगर ये बात निकलती है तो आपको क्या लगता है कि उनके बीच ऐसी कोई रिश्ते बचे होंगे जिसमें पत्नी कहती है कि तुम सुसाइड क्यों नहीं कर लेते? तो इसने जवाब भी दिया कि अगर मैं सुसाइड कर लूंगा तो तुम्हारा घर कैसे चलेगा, तुम्हारा दुकान कैसे चलेगा? तो सास ने कहा कि तुम मर जाओगे, तुम्हारी सारी संपत्ति हमारी बेटी की हो जाएगी। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल उनके द्वारा किया गया है, जैसे सुभाष ने बताया है। ठीक है जी। इसके बाद दोबारा कभी जाता है ये तारीख पर, तो इसकी सास मिलती है और पूछती है कि अच्छा अभी तक तुम जिंदा ही हो? मरे नहीं हो, मुझे लगा मर गए होंगे। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल इनके साथ किया जाता है। और भी डिटेल है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। 40,000 रुपये पत्नी को देने थे जो खुद जॉब में थी। और सबसे ताजुब की बात देखिए, हमारे सिस्टम की बात देखिए, ताजुब इस बात पर होता है कि भैया उस बच्चे को पालन पोषण के लिए पैसे देना था 40,000, जिसका मुंह आपके सुभाष ने पिछले 3 सालों से नहीं देखा था। यानी 20 का बच्चा 24 में 4 साल का होता है और 3 साल से सुभाष को उसके बेटे का मुंह नहीं दिखाया गया था और उस बेटे के लिए 40,000 रुपया हर्जाना हर महीने दिया जाता। क्या ये सिस्टम सही है? क्या एक बच्चे को पालने के लिए 40,000 का महीना देना चाहिए? क्या हमारा सिस्टम इस बात पर राजी करता है? अगर करता है तो इसका फैसला आप करेंगे, मैं तो इसके बारे में आइडिया ज़्यादा नहीं लगा सकता। इसके अलावा भी डिटेल दिया हुआ है। तो देखिए 1 लाख महीना करना चाहती थी, यानी 40,000 को बढ़ा के 1 लाख महीना करना चाहती थी और 3 करोड़ मुआवजा के रूप में लेना भी चाहती थी। इसी बात पर इसने खुलासा किया है कि वहाँ की जो जज थी, जज ने कहा था ये काम करो, 5 लाख मुझे दे दो, 3 करोड़ उसे दे दो, सेटलमेंट हो जाएगा, काम खत्म हो जाता है। इसी चीज़ के लिए मैंने वेन डायग्राम को किया था कि क्या वो जज इसमें दोषी नहीं है? जज ने क्या कभी कोशिश की थी कि इन दोनों को मिला दिया जाए? या जज ने इस केस को खत्म करने के बारे में क्या कोई अपनी तरफ से अपील की थी? क्या जज का काम सिर्फ ये होता है कि उधर से लोग आए इधर भेज दें, इधर से लोग आए इधर भेज दें? अगर आप फैसला नहीं सुना पाते, अगर आप टाइम पे फैसला दे नहीं पाते, तो फिर आप किस काम के जज हैं? आप भी तो इंसान हैं। इसका मतलब है कि इस कहानी में मानवता पूरी तरह से शर्मसार है, पूरी तरह से मर चुकी है। अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा होना नहीं चाहिए, तो आप क्या एक्शन ले रहे हैं इस पर? बहुत सारे लोगों ने कहा था कि अगर सुशांत सिंह राजपूत को मरना ही था तो कुछ तो बोल के मरता, पता भी तो चलता। ये लो, जिसने तो पूरी बातें बोल दी हैं। फिर क्या करेगा हमारा समाज, क्या करेगी हमारी सोसाइटी, क्या करेगा हमारा ये कानून? क्या कोई ऐसी व्यवस्था होगी जिसमें अगर कोई मर्द भी चाहे कि हम अपनी बातों को किसी के सामने रख दें तो उसकी बातों को सुन लिया जाए? यहाँ बात देखो, हम यहाँ बात करने मर्द और औरत की नहीं आए, औरतें भी प्रताड़ना झेलती हैं, ऐसा नहीं है। आप अगर देखेंगे तो बहुत सारे केस हैं जहाँ दहेज प्रथा के रूप में औरतों को मार दिया गया है, मर गई हैं, जिंदा जला दिया गया है। तो बात उसकी नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि भैया अभी जो समाज हमारा चल रहा है, क्या ये सही समाज को इंगित कर रहा है? जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे या जो लोग इस बारे में सुन रहे हैं 9 तारीख के बाद से, क्या उनका अंदर इस चीज़ नहीं झकझोर रहा है कि आखिर हमारा समाज जा कहाँ रहा है? मेरी सिंपल सी सोच है, मैं अगर इस वीडियो को बना रहा हूँ तो अपनी सोच के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ। चाणक्य की नीति थी, चाणक्य एक बात कहता था, मैं देखिए मैं उस चाणक्य की बात को भी लिख के लाया हूँ कि क्या चाणक्य का कहना था कि दुष्ट पत्नी, झूठा मित्र, जवाब देने वाला नौकर, यह अगर आपके घर में है तो ये सांप जैसा है और ये मौत के समान होता है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि पत्नी सिर्फ दुष्ट होती हैं, पति भी दुष्ट होते होंगे, लेकिन सवाल ये है कि भैया आपने जो नियम बनाया 498 ये आपने बनाया है औरतों की सुरक्षा के लिए, तो क्या ऐसा कोई नियम आपने बनाया है?
जहाँ मर्दों की सुरक्षा हो पाए? नहीं बनाया। अगर कोई औरत आप पे जाके ये चीज़ कहती है कि हाँ ये गलत किया है, तो आप उसको उठा सकते हैं, लेकिन कोई पति जाके कहता है तो आप पत्नियों के बारे में ऐसा नहीं सोचते। तो हमारा सोच यहाँ पति और पत्नी के बीच नहीं है, हमारी सोच है कि अगर इसने सच में इतनी प्रताड़ना झेली है तो हमारा समाज, कानून को छोड़ दीजिए, कानून तो अपना काम करेंगे, कानून तो लग गया होगा इसके पीछे, लेकिन अगर ये आदमी जब पहली बार किसी के पास जाके अपने दुखड़ा सुनाया होगा, तो क्या सामने जो व्यक्ति सुन रहा होगा, क्या उसने इसको सीरियस लिया होगा? नहीं लिया। मेरा सवाल सिर्फ इस पे था। हमारे अंदर कोई अगर दुख होता है, कोई बात होती है, तो हम किसी के पास जाके अपनी बातों को कहते हैं, तो क्या सामने वाला हमारी बातों को उतनी सीरियस सुनता है? लेकिन अगर ये किसी के सामने जाके अपनी बातों को रखेगी, तो क्या है, इनकी बातों को फिर इतना सीरियस क्यों सुना जाएगा? सवाल सिंपल सा है। अगर इसने अपनी बातों को किसी के अपना रखा होगा, ये हर बार कह रहा होगा, जज से अपनी बातों को रखता होगा, लेकिन क्या वो जज मानवता के लिए एक क्या है, श्राप नहीं है, अभिशाप नहीं है, जिसने इसकी बातों को कभी सुना भी नहीं है? क्या व्यक्ति ऐसे ही सुसाइड कर लेता है? नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ी रीजन होगी। तो मेरा और आपका सीधी सी बात है, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हम अपने समाज को किस तरीके से बेहतर बनाएं। ऐसा क्या किया जाए जिससे हमारा समाज एक सही रास्ते पर चले? क्या हमारा समाज इसी रास्ते पर चलने के लिए बना है? हमारे बच्चे जो आगे भविष्य में बनने वाले हैं, या अभी जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, क्या इस चीज़ को देखकर वो क्या सोचें? क्या वो शादी ना करें? तो हमारा शादी ना करें तो हमारा ब्रह्मांड कैसे चलेगा? हमारी शादी अगर ना हो, क्या सभी लोग अकेले रह जाएंगे? संभव है? नहीं। तो आप क्या कर रहे हैं इसके लिए? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपकी सोच क्या कहती है। मेरी साथ सद्भावना इसके साथ जुड़ी है। निश्चित तौर से अगर इन्होंने इतनी प्रताड़ना झेली है, तो हम सभी की तरफ से हमारा सबका सहानुभूति इनके साथ है। वे निश्चित तौर से कानून की मदद करें। इन्होंने ये भी कहा है कि मेरे फ्यूनरल में, यानी मेरे मरने के बाद मेरी जो फ्यूनरल होगा, उसमें मेरे ससुराल के कोई भी लोग सम्मिलित नहीं होने चाहिए। और ये भी कहा है कि अगर मुझे इंसाफ ना मिले तो मेरी अस्थियों को आप कोर्ट के आगे गटर में बहा देना, किसी नदी में लाके मत फेंकना। और जब तक ना मिले मुझे, यानी जब तक कानून की तरफ से मुझे मदद ना मिले, मेरा फैसला ना हो, तब तक मेरी अस्थियों को विसर्जित भी मत करना। इन सारी बातों को इन्होंने कहा है और बखूबी कहा है। निश्चित तौर से ये फैसला उनके लिए बहुत ही कठिन रहा होगा। हम लोग तो सिर्फ बातें कर रहे हैं, बहुत सारे लोग वीडियो बना चुके हैं, मैं अभी बना रहा हूँ। हम लोग सिर्फ आपस में बातें कर लेते हैं, निकल जाते हैं, लेकिन 2-4 दिन बाद सब शांत हो जाएंगे। लेकिन सोचो कि इंसान के रूप में, एक मानव के रूप में, एक मर्द के रूप में, कि इसने कितनी पतनाएं झेली हैं, कितने कष्ट इन्होंने झेले होंगे, तब जाके इन्होंने एक बड़ा फैसला किया है। ये तो चले गए, यानी सच्चा, अच्छाई और बुराई, अच्छा और बुरा, जिन्होंने अच्छा किया, जिन्होंने बुरा किया, वो तो यही है। लेकिन इस बंदे ने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दिया सिर्फ और सिर्फ इस समाज के चलते, अपनी सोच के चलते। तो चलिए फिर मिलते हैं कभी किसी वीडियो के साथ। और मैं नहीं चाहूँगा कि आज के बाद दोबारा कोई सुभाष अतुल बने, भगवान ना करे ऐसी नौबत किसी के साथ आए। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।